हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। हमारी जो 2019 की सीरीज़ चल रही है पीजीटी की, यूपी पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा, उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके क्वेश्चन आंसर आज मैं लेकर के आई हूँ और आप इसको देख लें। डिग्लूटिशन की प्रक्रिया क्या है? निगलना, उत्सर्जन, चबाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होता है आंसर नंबर ए, निगलना। जो डिग्लूटिशन की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, उसमें निगला जाता है। ठीक है, तो निगलना मतलब स्यूले ल्यूइंग, मतलब कि आप जब हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो फिर उसको जो हम निगलते हैं वो हमारे आहार नाल में जाता है अंदर को खाना, तो वही क्या है प्रक्रिया, डिग्लूटिशन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उदर आंत्र नलिका का भाग नहीं बनाता है? उदर आंत्र नलिका आपकी, ठीक है, तो ये इसमें है यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, ये सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है ये सभी, क्योंकि यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय उदर आंत्र नलिका का भाग नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये खुद मतलब क्या हैं, ये सारे ऑर्गन्स हैं। अगला प्रश्न है, लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 96.9%, 43.7%, 99.27%, 45%। तो लार में जो है वो पानी की मात्रा कितनी होती है? वो 99.27% होती है। अगर 99% तक भी अगर आंसर वो आता है ऑप्शन में तो वही क्या होता है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आंसर नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, उदर आंत्र नलिका की आधारभूत प्रेरक गति कहलाती है, वो क्या कहलाती है? यहाँ संकुचन है, फिर उसके बाद मैस्टिकेशन है, निष्कासन है, फिर पेरिस्टेल्सिस है। ठीक है, तो जो ये आपका पेरिस्टेल्सिस की प्रक्रिया जो है वो क्या होता है, आंत जो होती है उसमें क्या, जैसे हमारी ये इंटेस्टाइन है तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, संकुचन विमोचन की जो प्रक्रिया है, तो वही आधारभूत प्रेरक गति है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पेरिस्टेल्सिस है। ठीक है, पेरिस्टेल्सिस के नाम से जानते हैं। तो आंसर नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भोजन को चबाया जाना कहलाता है। भोजन को चबाया जाना क्या कहलाता है? भोजन को चबाया जाना कहलाता है पाचक, पीसना, मैस्टिकेशन, इनमें से कोई नहीं। तो बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो मुख से ही चबाना जो होता है, जो हम लोग दांतों से जो चबाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीसना कहते हैं। और यह संपूर्ण पाचन क्रिया का प्रथम चरण है। सबसे पहले हम लोग मुंह में ही चबाना जब स्टार्ट करते हैं तो वो टाइलिन वहीं पर जाकर के मुंह में मिश्रित होना शुरू होता है। तो ये सबसे पहला चरण है। तभी आता है प्रश्न में कि पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आंसर होता है मुख से। शेष पाचन क्रिया आमाशय तथा छोटी आंत में संपन्न होती है। टाइलिन अपना कार्य तभी कर सकता है जब भोजन को भली भांति चबाया जा सके। और आपको पता है ना, टाइलिन मुंह में ही आपको मिलेगी, तो मुंह की लार भोजन को मीठा तथा स्वादिष्ट बना देती है। अगला प्रश्न है, कोशिकाएं आमाशय में अम्ल विलयन स्रावित करती हैं। तो ये आपकी हैं कौन कौन सी, इसमें मुख्य है, पार्श्विक है। तो इसी में करेक्ट आंसर आप देख लें तो जो आपकी पार्श्विक कोशिकाएं हैं, पैरिटल सेल्स जो होती हैं, यही क्या करती हैं, अम्ल विलयन को स्रावित करती हैं। ठीक है, आमाशय में जो HCl का श्रावण होता है इन्हीं के कारण होता है। तो वो कौन सी सेल्स हैं? आपकी पार्श्विक कोशिकाएं हैं। और जो है आपकी पैरिटल जो कोशिकाएं हैं वो आमाशय में अम्ल विलयन स्रावित करती हैं। भोजन जब आमाशय में प्रवेश करता है तो वह आमाशय के प्राथमिक आधे भाग में पेशीय दीवारों परतों में चिपकता जाता है। जो भोजन बाद में खाया जाता है वह आमाशय के बीच में रहता है, और जो पहले खाया जाता है वह अंदर के वृत्ताकार भित्ति के साथ साथ परतों में फैल जाता है। ठीक है, तो जो आमाशयिक रस है उस पे जो अम्लीय
प्रक्रिया है, आरंभ होते ही टायलिन की क्षारीय क्रिया समाप्त हो जाती है। जो टायलिन का जो नेचर है वो बेस का है, तो जब आमाशयिक रस वहाँ पर मिलता है जिसमें कि HCl होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तो वो जो बेस की प्रक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है और वहाँ से अम्लीय क्रिया शुरू हो जाती है। तो आंसर नंबर बी आपकी पैरिटल सेल्स हैं, मतलब कि पार्श्विक कोशिकाएं, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। आमाशय में कोटर अंथ्रम की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो जो आपका कोटर को जो कहते हैं इंग्लिश में, अंथ्रम के द्वारा जो जी कोशिकाओं का श्रावण होता है, ठीक है। और जी कोशिकाओं का श्रावण कहाँ से होता है बताती हूँ मैं आपको। पहले ऑप्शन देखते हैं, पेप्सिन, एमाइलेज, रेनिन और गैस्ट्रिन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है गैस्ट्रिन। हाँ, तो गैस्ट्रिन आमाशय के अंथ्रम की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिन जो है ये हार्मोन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है, ये हमारे डिओडेनम से स्रावित होने वाला हार्मोन है और ये जी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। आमाशय की भीतरी परत में श्लैष्मिक झिल्ली होती है जिसमें छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जिन्हें आमाशयिक ग्रंथियां कहते हैं। इन्हीं ग्रंथियों से निकलने वाला रस आमाशयिक रस होता है। इसे जठर रस भी, आमाशयिक रस को हम लोग क्या जठर रस के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, उदर स्राव अम्ल का बना होता है। उदर स्राव, ठीक है, तो किस अम्ल का बना हुआ होता है? उदर में कौन सा अम्ल होता है? नाइट्रिक, एसिटिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक। तो यहाँ पर HCl ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। उदर स्रावण हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बना हुआ होता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा पेप्सिन विद्यमान होते हैं और ये पेप्सिन जो है वो किस पर क्रिया करता है? हमारे प्रोटीन्स पर क्रिया करता है, ठीक है। पेप्सिन जो है, जो एंजाइम है, वो किस में, मतलब किस में तोड़ता है प्रोटीन को? ये पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है, बदल देने का कार्य करता है। तो प्रोटीन किस में, अगर प्रश्न में आ जाता है तो पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देने का कार्य करता है। आमाशय में प्रोटियोजन तथा पेप्टोन जैसे जटिल प्रोटीन पर जठर रस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा इसे इसी रूप में कहाँ पहुँचा दिया जाता है? छोटी आंत में पहुँचा दिया जाता है। तो इसका आगे का कार्य क्या? छोटी आंत में होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका, कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है। कौन करता है कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण? जो आपकी कोशिकाएं हैं उसमें जो सेल्स हैं, कौन सी सेल्स होती हैं जिसमें लिपिड का संश्लेषण होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्गी उपकरण। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट वाला है मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण या लिपिड का निर्माण करती हैं। तो आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कोशिकाओं का ही भाग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्सेंटिक ग्रंथियों का भी कहते हैं। उदर ग्रंथियां, जो ऑक्सेंटिक ग्रंथियां हैं उनको क्या और भी किस नाम से जानते हैं? उदर ग्रंथियां, आंत्र ग्रंथियां, कार्डियक ग्रंथि और वायुकोशीय ग्रंथि। तो यहाँ पर आपका जो आपकी ऑक्सेंटिक ग्रंथि है उसको हम किस नाम से भी जानते हैं? उदर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। तो आमाशय की भित्ति के भीतरी परत में श्लैष्मिक झिल्ली लगी हुई होती है जिसमें छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जिन्हें आमाशयिक ग्लैंड मतलब कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और उन्हीं को हम लोग क्या उदर ग्रंथि के जो ग्लैंड्स हैं इन्हीं को उदर ग्रंथि कह रहे हैं। और उदर ग्रंथियों से निकलने वाला रस आमाशयिक रस होता है, इसे जठर रस भी कहा जाता है तथा ऑक्सेंटिक ग्रंथियों को उदर ग्रंथियां भी कहते हैं। तो जो आपकी ऑक्सेंटिक ग्रंथि है वो उदर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अमाइलेज
एंजाइम द्वारा स्रावित किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो किससे, अमाइलेज से। तो अमाइलेज को ये पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ से स्रावित होता है, मुख से, अग्नाशय से, अमाशय से, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है ए और बी दोनों। ठीक है, तो आंसर नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज जो एंजाइम है हमारा, वो मुख अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न है, लार में पाचक एंजाइम होता है, लार में हमारे माल्टेज, काइनेन, सुक्रोज और टाइलिन, और यहाँ पर टाइलिन लिखा हुआ है। तो टाइलिन हम यहाँ पर इस प्रश्न इसको ध्यान से आप देखें कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा कि लार में पाचक एंजाइम कौन सा होता है। तो लार में जो हमारा पाचक एंजाइम है वो हमारा टाइलिन एंजाइम है, जो कि लार में पाचन क्रिया को करता है। स्लाइवा में जो हमारी लार होती है, पाचक एंजाइम टाइलिन होता है। लार एक पारदर्शी क्षारीय पनीला मतलब जल वाला गाढ़ा तथा चिपचिपा द्रव है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है। और यह लार को यह लार में कैसा तत्व है, सक्रिय तत्व है। और यह खमीर भोज्य पदार्थ में मिलकर उसमें से रासायनिक परिवर्तन करता है। भोजन में जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि अपच होते हैं, उनको क्या किस में बदल देता है, वो शर्करा में बदल देता है, जिससे कि उनका पाचन शीघ्रता से हो पाता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी आपका टाइलिन करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, संदर्भ हार्मोन का उदाहरण है। तो संदर्भ हार्मोन जो है आपका, उसका क्या उदाहरण है। तो इंसुलिन है, एपिनेफ्रिन है, ग्लूकागान है और एस्ट्रोजन है। तो यहाँ पर इसका आपका करेक्ट आंसर होता है कि जो आपके एस्ट्रोजन है वो आपके कौन से हार्मोन है, संदर्भ हार्मोन है। अच्छा, संदर्भ का अगर इंग्लिश में देखेंगे हम तो संदर्भ स्टेरॉइड हार्मोन की बात करता है, जो कि स्टेरॉइड्स से बना हुआ होता है, जो स्टेरॉइड्स का श्रावण करता है। ठीक है, तो स्टेरॉइड हार्मोन का क्या, जो एस्ट्रोजन है वो इसका क्या है, एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ACTH का विस्तार करें। ठीक है, ACT तो एडेनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एटेन्यो एटेल सेल ट्रोपिक हार्मोन और अटैच्ड सेल ट्रांसपोर्ट हार्मोन। तो ACTH का विस्तारण जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या है, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। हाँ, ये यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट होता है। और जो यह हार्मोन है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के स्रावण के लिए उत्तेजित करता है। जो लेडिंग कोशिकाएं होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, पहली बात तो ये मेल टेस्टिस में पाई जाती हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के स्रावण के लिए कौन उत्तेजित करता है, FSH, SACTH, LH और ADH। ठीक है, तो यहाँ पे 4, तो लेडिंग कोशिकाएं अगर ये पूछ लिया जाए तो किस में, मैन में है, और किस में, मेल के टेस्टिस में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है, आपकी LH कोशिकाएं। ठीक है, LH कोशिकाएं। तो LH जो लेडिंग कोशिकाएं हैं वो टेस्टोस्टेरोन के स्रावण के लिए उत्तेजित करती हैं। और जो LH हार्मोन है आपका, ये क्या है आपका, ल्यूटेनिजिन हार्मोन। कौन सा, ल्यूटेनिजिन हार्मोन। ठीक है, और ये मेल में पाया जाता है, मेल में पाए जाने का कार्य। ये जो है लेडिंग कोशिका की बात अगर करता है तो वो सिर्फ खाली मेल में पाया जाने वाला है, और ये टेस्टोस्टेरोन के स्रावण के लिए उत्तेजित करता है तो वो LH है। ठीक है, तो LH का क्या मतलब है आपका, ल्यूटेनिजिन हार्मोन्स। ठीक है, और मादा में अगर ये करेगा, अगर ये तो पुरुष का हो गया, अगर मादा में करेगा तो मादा में किसका, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करने का कार्य करता है। ठीक,
तो आपकी LH कोशिका की मैं बात कर रही हूँ यहाँ, ब्लीडिंग कोशिका की नहीं, LH कोशिका की बात कर रही हूँ कि जो आपका LH जो हार्मोन्स हैं वो क्या हैं, वो कोशिकाओं के उत्तेजक हार्मोन हैं, जो कि नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स तथा मादा में कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करते हैं। मैंने बताया था मादा में दो जो है आपके सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है FSH का विस्तार करें। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फर्स्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टार्टिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटस हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए आंसर करेक्ट होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर होता है। तो FSH जो है उसका पूरा नाम तो आप जान ही गए, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये, और वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। यह अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। यह अंडाशय में फॉलिकल्स की वृद्धि में क्या करता है, मदद करने का कार्य करता है। आप देख सकते हैं कि नर एवं मादा प्रजनन तंत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको बिल्कुल एकदम क्लियर करते हुए चलें। इसको ज़रूर आप पढ़ लें अपनी नोट से, और जिससे कि एक हार्मोन्स के बारे में या फिर प्रजनन तंत्र के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगला प्रश्न है टेस्टोस्टेरोन द्वारा स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होता है, अभी बात हुई थी, मैंने बताया था आपको, लेडिंग कोशिकाएं, सेमिनल कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, इनमें से कोई नहीं। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। मैंने अभी आपको ये बताया था कि टेस्टोस्टेरोन मतलब हमने बताया था मेल के लिए ये इसका आंसर रहेगा। तो लेडिंग टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो किसके द्वारा स्रावित है, लेडिंग सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है हार्मोन अंडोत्सर्जन के लिए आवश्यक है। FSH, ACTH, TSH, LH। तो कौन सा हार्मोन है जो अंडोत्सर्जन के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो वो हमारा कौन सा है, LH हार्मोन। ठीक है, तो LH हार्मोन जो है वो अंडों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है। और मैंने बताया था कि LH हार्मोन जो है वो उसका फुल फॉर्म क्या है, ल्यूटेनिजिन हार्मोन। और अंतराल कोशिका जो इसको उत्तेजक हार्मोन्स हैं वो नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स को स्रावित करता है। तो ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये LH जो ये हार्मोन है वो अंडोत्सर्जन के लिए चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, ठीक है, दोनों के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है हमारा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। थ्रोम्बोक्सिन, प्रोथ्रोम्बिन आपका, और फिर अगला है थ्रोम्बोसाइट, और डी है आपका थ्रोम्बिन। तो ये प्रश्न आप देखें कि इसमें क्या हो सकता है। तो फाइब्रिनोजन जो है उसको बदलने का कार्य कौन करेगा, तो ये है आपका थ्रोम्बिन। अच्छा, रक्त को जमने के लिए किसकी, विटामिन के, और इसी में विटामिन के की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन भी है आपका, विटामिन के भी है ना, तो ये भी इसी में आता है। फाइब्रिन नामक प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का जमाने में क्या करती है, मदद करती है। चलिए, थ्रोम्बिन जो है आपका वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन एक एंजाइम की तरह कार्य करके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। ठीक है, जो आपका थ्रोम्बिन है वो क्या एक एंजाइम की तरह भी कार्य करता है जो कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। अगला प्रश्न है हमारा एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। अगर एक वयस्क व्यक्ति है तो उसमें उसकी औसत मात्रा कितनी होगी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, 5 और 7 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 5 लीटर औसत मात्रा पूछा है, तो 5 लीटर और 7% भार की बात करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आंसर नंबर बी होता है कि 5 लीटर। ठीक,
फिर उसके बाद मनुष्य के शरीर का भार का लगभग 7% क्या होता है, रक्त होता है। रक्त होता है। और रक्त की जो स्टडी की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ब्लड की स्टडी को किसके नाम से, हीमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये अगला प्रश्न हमारा है कि थ्रोम्बोसाइट्स को भी कहते हैं, मतलब थ्रोम्बोसाइट्स को और भी क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स मतलब आप याद किए रहिएगा, जमाने वाला काम तो कौन करेगा, ये काम हमारा करेंगी प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसिट्स को क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारे ब्लड हैं उसमें लाल और वो आपकी वाइट ब्लड कार्पसेल्स ये दोनों होती हैं, और भी उसमें एक अन्य प्रकार का तरल पदार्थ तैरता रहता है जिसको कि हम क्या, प्लेटलेट्स कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये लाल कणों से छोटे होते हैं और इनकी संख्या भी बहुत कम होती है। और इनका जो जन्म स्थान वो कहाँ है, ये बोन मैरो में है। कहाँ पे ये इनका जन्म होता है, मतलब ये कहाँ पर बनते हैं, तो ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। अच्छा, ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीमोग्लोबिन है, ठीक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है हीमोग्लोबिन, कि में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में, क्योंकि हीमोग्लोबिन के ही कारण जो हमारा आयरन और प्रोटीन जो है ना, ऑक्सीजन में क्या मतलब हमारे रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन टहलता रहता है ना, तो उसी तरह से ऊतक उस रक्त से होते हुए क्या ऊतक में पहुँचता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आकर्षित करता है, ठीक है। और जब तक रक्त जो हमारे फेफड़े हैं उसके अंदर कोशिकाओं में प्रवाहित होता है तो वायु में से ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। और तत्पश्चात परिभ्रमण के अंतर्गत विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करता जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को जलाकर गर्मी तथा ऊष्मा तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कौन कार्य करेगा, हमारा हीमोग्लोबिन। और यहाँ पर आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक संयोजक ऊतक है, अमाशय, कार्डियक ऊतक, रक्त, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संयोजी ऊतक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे कि संयोजी ऊतक क्या है, हमारा रक्त, ठीक। रक्त क्या है, संयोजी ऊतक है। रक्त कौन सा संयोजी ऊतक है, यह तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत रक्त आता है। जब तरल लिखा होता है तब तो हम समझ जाते हैं, लेकिन अगर खाली संयोजी ऊतक लिखा होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। कोशिकाओं का पोषण करता है। रक्त के माध्यम से शरीर के अंदर के अंगों में क्या होती है, हीट है, आपके गर्मी उत्पन्न होने का कार्य होता है। और ये जो गर्मी होती है ये शरीर के अंदर और बाहर को मतलब पहुंचाने का कार्य ये कौन करता है, हमारा रक्त करता है। जिस तरह प्रकार से इसके कारण हमारे शरीर का तापमान बना रहता है। अगला प्रश्न है, कार्डियक चक्र में शिथिलन की अवधि, कार्डियक चक्र में शिथिलन की अवधि क्या कहलाती है। जो आपका कार्डियक चक्र है उसमें जो शिथिलन मतलब कि उसमें जो रुकावट आती है वो क्या कहलाती है, वो क्रिया क्या कहलाती है, एक्सट्रैक्शन मतलब जैसे एक्सटेंशन की क्रिया कहलाती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, प्रसारण, है। तो ये यहाँ पर आंसर नंबर सी आपका करेक्ट होता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्सीजन अणु हीमोग्लोबिन के भाग से जुड़ता है। ग्लोब्यूलिन, आरबीसी, हीम, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑक्सीजन का अणु है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। किस चीज़ से जुड़ता है ऑक्सीजन का अणु, तो ये इसके हीम से मतलब आयरन से जुड़ता है। ऑक्सीजन के अणु किससे जुड़ते हैं, आयरन से जुड़ते हैं।
ठीक है। लोहे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना है। हीमोग्लोबिन का निर्माण प्रोटीन तथा लोहे के मिलने से होता है। यदि शरीर में लोहे की समुचित मात्रा ना हो तो हीमोग्लोबिन का सही रूप निर्माण नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त शरीर में कुछ एंजाइम्स के निर्माण तथा भोजन के आवश्यक तत्वों के उपापचय में भी हमारा जो आयरन है वह आवश्यक है। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया था हीमोग्लोबिन का क्या है, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन क्या, प्रोटीन। ठीक है, तो इसके ग्लोबिन के निर्माण के लिए भी हीम की आवश्यकता अर्थात आयरन की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना है? रक्त का पीएच मान 7.2, 6.5, 8.5, 7.4। हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड का पीएच कितना है, 7.4 है। और क्या है ये, अम्लीय है या क्षारीय है? या क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, तो रक्त का पीएच कितना है? 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, हृदय मांसपेशियों का बना होता है। हृदय कौन सी? कार्डियक, धारीदार, मृदु, उक्त में से कोई नहीं। तो हृदय जो कार्डियक हृदय पेशी होती है, ठीक है, तो ये किसका बना हुआ होता है? कार्डियक मांसपेशियों का बना हुआ होता है। तो ये आपका आंसर नंबर ए क्या होता है? करेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, रक्त की प्रकृति हल्की होती है। अम्लीय, ए और सी दोनों, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो अभी भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि 7 से ऊपर जाएगा तो क्षार होगा, बेस होगा, और उसके नीचे रहेगी तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। तो जो रक्त की का पीएच कितना है? 7.4 है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? ये इसकी प्रकृति हमारी क्षारीय प्रकृति का होगा हमारा रक्त। ठीक है, तो अल्कलाइन भी कहते हैं ना, अल्कलाइन इसको कहते हैं। और एक वयस्क में औसतन कितने लीटर रहता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। और इसमें 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। और नंबर 1 है आपका प्लाज्मा, और पीले रंग का पदार्थ होता है। और बी में आपका जो रक्त है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स आती हैं। अगला प्रश्न है, ईपीए को विस्तारित करें। एसेंशियल पेंटोनोइक एसिड और इकोसापेल्मेटिक एसिड और इकोसापेल्टोनिक अम्ल और इकोसापिटेनाइक एंटीऑक्सीडेंट। तो इस प्रश्न को आप देखें कि इसमें ईपीई का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है कि इसको किस तरह से विस्तारित कर सकते हैं। तो नाम तो इसमें जैसे दिए रहते हैं, बहुत ही करीब करीब रहते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा इसको कि इकोसापेल्टोनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो आंसर नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है। इकोसापेल्टोनिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है हमारा, कशेरुकी से मनुष्य में संचरण योग संक्रमण का उदाहरण है। मम्स, रेबीज, डिफ्थीरिया, पोलियो। तो कशेरुकी से मनुष्य में संचरण योगी मतलब कशेरुका से मनुष्य में जो संचरण कर जाता है। ठीक है, वो संक्रमण का उदाहरण जो है वो क्या है? मम्स है, डिप्थीरिया है, पोलियो है या रेबीज है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है रेबीज। ठीक है, कुत्ते के काटने से ये ऐसा होता है कि ये क्या हो जाता है? मनुष्य में इसका संचरण हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति पशु, वस्तु या पदार्थ जिसके संक्रमण मेजबान तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये संक्रमण का स्रोत, रिजर्वायर, मामले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर संक्रमण का स्रोत ही होगा जो कि क्या इसको पहुँचाता है कि एक व्यक्ति पशु, वस्तु या पदार्थ जिसके संक्रमण से मेजबान मतलब जिसको हुआ है उसके तक कैसे पहुँचेगा? तो किसी न किसी प्रकार से वो संक्रमित होकर ही उससे वहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है संक्रमण का स्रोत। इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें कि आपके 2019 के जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं वो सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से जो
मतलब आपको जिन प्रश्नों में डाउट रहा होगा वो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा और मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।